मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी वजूद पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना देव को देखने लड़की वाले उसके घर आए हैं। देव को शादी में कोई रुचि नहीं है, वो इनकार कर देता है। तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और मजबूरन उसे अब लड़की वालों के घर जाना पड़ रहा है। वो तय करता है कि इस सफर में अपने माँ पापा को बता दूंगा कि आखिर मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता। क्या थी वो वजह, जानने के लिए सुनते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा वजूद पार्ट 2। जब तक मैं अपनी सीट पर पहुंचा, ट्रेन भोपाल स्टेशन छोड़ने लगी थी। खिड़की के बाहर की दुनिया धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। बगल वाली बर्थ पर बैठे बच्चे ने रोना बंद कर दिया था और अब उसने अपना पूरा ध्यान अपनी दूध की बोतल पे लगा रखा था। कितनी आसान होती है ना बच्चों की दुनिया। माँ अपनी सीट पे लेट गई थी। पापा जी उनके पैरों के पास बैठे थे, अपनी आंख में दवाई डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक तो उनके हिलते हुए हाथ और ऊपर से हिलती हुई ट्रेन उनकी 2 कोशिशों को नाकाम कर चुकी थी। मैंने उठकर उनके हाथ से ड्रॉपर लिया और उनकी आंखों में दवाई डाली। पापा मुस्कुराए तो नहीं, लेकिन उनके होंठ फैल गए। उनका बिना मुंह खोले बोल देने का हुनर मुझ में क्यों नहीं था? अगर होता तो कब का अपनी परेशानी दुनिया को नहीं तो कम से कम ये 2 इंसान जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते थे, इनको तो बता ही चुका होता। लेकिन आज मुझे इनको बता ही देना था, वो भी शाम के 4 बजे के पहले, बुआ के ट्रेन में चढ़ने के पहले, क्योंकि अपनी दबंग, मुंहफट और इरादे की पक्की बुआ का सामना करने की हिम्मत आज मुझ में नहीं थी। अपने ख्यालों से, मन में दबे इरादों से मैं हिम्मत बटोर ही रहा था कि वो बच्चा अपनी दूध की बोतल खाली करके मेरी सीट पे आके बैठ गया। कभी ऊपर सीट से लगी चेन से झूलने की कोशिश करता, तो कभी ऊपरी सीट पर चढ़ने के लिए जो रेलिंग बनी थी उस पर खेलने की कोशिश करता। मेरी नज़र उसकी मासूमियत की कैद में थी, इसलिए जब उसका पैर ऊपरी बर्थ में चढ़ते हुए फिसला तो मैंने उसको आगे बढ़ के थाम लिया। वो मेरी गोद में आकर हंसने लगा, मानो उसको पता ही नहीं था कि वो गिरने वाला है। बहुत दिनों बाद मैं अभी मुस्कुरा रहा था। सामने बर्थ पर सोई माँ अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए, ताना देते हुए बोली, अब तक तो तुम्हारे खुद के बच्चे हो जाते। मैंने माँ को गौर से देखा। ये क्या हो गया था उनको? इतनी कड़वी बातें तो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। माँ की बात सुन के मन में जो टीस उठी थी वो आंखों में आंसू बन के छलक जाती, लेकिन गोद में बैठे बच्चे की तोतली जबान ने लोगों के बीच बिखरने से बचा लिया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो विदिशा स्टेशन मेरी आंखों के सामने से गुजरा। यहीं से माया महंत स्कूल के हॉस्टल में रहकर मैंने +2 की पढ़ाई की थी। इसी जगह मुझे मेरी पहचान मिली थी, इसी जगह मैं खुद से खुद को मिला पाया था। यही मिले थे मेरे वो खास दोस्त जिन्होंने मेरी जिंदगी आसान कर दी थी। यहीं से आज़ाद उड़ने वाले पंख मिले थे मुझे, और आज इसी जगह से गुजरते हुए मेरे पंख मुझे बंधे हुए से लग रहे थे। बोगी के अंदर से खाने की खुशबू आने लगी थी। दोपहर का खाना ज़्यादातर लोग घर से ही लेकर आए थे। हमेशा ऐसा ही तो होता है कि लंबे सफ़र का पहला खाना लोग घर से लेकर आते हैं। बगल वाली सीट पर भी ऐसा ही एक डब्बा खुल गया था। आम के अचार की खुशबू मुझ तक पहुंच रही थी और मुझको याद आ रहा था वो वक्त जब हमारा पूरा ख़ानदान एक ही घर में रहता था। गर्मियों की दोपहर में नंगे पांव छत पर जाकर अचार के बोयाम से अचार चुराते वक्त यही खुशबू आती थी। लेकिन जब सब अलग हुए तो सिर्फ अचार की ही नहीं, जिंदगी से भी बहुत सी चीजों की खुशबू फीकी पड़ती चली गई। अब तो बस परिवार के नाम पर बुआ थीं। वो नागपुर के एक आश्रम में रहने लगी थीं। कभी कभार हमारे पास आ जाती थीं और जब आती तो पूरे घर में 144 की धारा लग जाती। उनके मन के खिलाफ की कोई भी बात उस घर में हो ही नहीं सकती थी। बल्कि सच कहूं तो पापा जी बुआ की इजाजत के बिना कभी कोई काम करते ही नहीं थे। रिचा का रिश्ता भी उन्होंने ही भेजा था। बुआ की याद आते ही मैं थोड़े सख्ते में आ गया। नरम लहजे में की गई बातें कितनी कठिन और कठोर हो सकती हैं, ये कोई उनसे सीखे। हम सब भाई बहनों में मैं उनका चहेता था, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि उनके लाड और प्यार की सीमा से परे जो बात मैं आज बताने वाला था उसमें वो
मेरा साथ कभी नहीं देंगी। बस 2-3 घंटे ही बचे थे। बगल वाली सीट पर का बच्चा अपनी माँ के पेट से चिपक कर सो गया था। मैं भी अपनी बर्थ पर लेटकर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि पापा का फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर देखकर उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। जी जी, हम निकल चुके हैं। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, हम स्टेशन से टैक्सी ले लेंगे। देवांग, हाँ देवांग है तो यहाँ। हाँ, खुश रहो रिचा बेटा, कैसी हो? हाँ बेटी, अब एकदम ठीक है। बात करोगी देवांग से? हाँ जरूर जरूर, ये लो। कहते हुए पापा ने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। रिचा है, तुमसे बात करना चाहती है। मैंने हल्के से हाथ बढ़ाकर कॉल लिया तो रिचा की चहकती आवाज कानों में जोर से टकराई। देव, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बताओ ना तुम्हारा फेवरेट कलर। मुझे रिचा से देव सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिस रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहता था, उसे रिचा क्यों नया आयाम दे रही थी? मेरी धड़कनों का साथ देती हुई ट्रेन किसी लोहे के पुल से गुजरी। जवाब नहीं देने के बहाने मैं हेलो करने लगा और फिर फोन काट दिया। माँ अब तक उठ के बैठ गई थी। मैंने पापा का फोन उन्हीं की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सिग्नल नहीं आ रहा था। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? मैं जमीन ताकने लगा। हाँ, झूठ ही तो बोल रहा था मैं, लेकिन सच्चाई माँ पापा जी झेल पाएंगे? मैंने खिड़की से बाहर देखा। किसी छोटे से स्टेशन के छोटे से प्लेटफॉर्म को पार करते हुए ट्रेन तेजी से निकल रही थी। उस गुमनाम से स्टेशन को देखकर एक बार मुझे लगा कि मैं चलती ट्रेन से कूद जाऊं, मैं जान दे दूं। कम से कम उनको उस दर्द से तो नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे वो मेरी सच्चाई जानने के बाद गुजरने वाले थे। माँ ने फिर पूछा। इस बार उनकी आवाज में 4 दिन के बाद नरमी महसूस हो रही थी। देबू, क्यों कर रहा है ऐसा? बोल ना बेटा। उनकी आवाज में कुछ तो था जो मेरे डर को पिघला रहा था। मैंने अपना हाथ आगे करके माँ का हाथ थाम लिया, ठीक वैसे ही जैसे सामने से आती भीड़ को देखकर बच्चा माँ के हाथ को पकड़ लेता है। माँ के चेहरे की झुर्रियां जो सवाल मुझसे पूछ रही थीं, उसका जवाब देना था आज मुझे। मैंने उनकी उंगलियों पर नजर टिकाते हुए कहा, माँ, जो बात कहने जा रहा हूं ठंडे दिमाग से सुनना। उन्होंने हाँ बोल की तर्ज पर सर हिला दिया। मेरे अंदर मेरी आत्मा, मेरा वजूद सब कांप रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ, पापा जी, मैं रिचा से शादी नहीं कर सकता। मैं वो किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, क्यों? और वो अपना हाथ मेरे हाथों से वापस खींचने लगी। मैंने उनकी हथेलियों को अपने हाथों से और जोर से भींच लिया। क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। पापा माँ के करीब सरक आए। उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उनकी सांसों की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। माँ ने भवें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या लड़के पसंद हैं? मैंने आंखें बंद कर ली और हाँ में सर हिला दिया। माँ इधर उधर देखने लगी। वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि कोई सुन तो नहीं रहा है। बगल वाली सीट पे बच्चे की माँ सोई थी। साइड अपर बर्थ पे उसके पापा खर्राटे ले रहे थे। यानी लोग क्या कहेंगे वाला वो लोग अभी भी उनकी जिंदगी में आए इस नए तूफान से अनजान थे। पापा की सांसों की आवाज मुझे अचानक सुनाई देनी बंद हो गई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो उनकी पथराई आंखें मुझे ताक रही थीं। उनकी सांस ठहर सी गई थी उनके अंदर। माँ समझ तो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, मतलब तुम वो जिस शब्द को बोलने में उनको तकलीफ हो रही थी, उस शब्द को तो मैं बहुत पहले अपने भीतर उतार चुका था। हाँ माँ, मैं गे हूं। माँ ने झटके से अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ाया और अपने मुंह को दबाए कंपार्टमेंट के टॉयलेट की तरफ दौड़ पड़ी। मैं भी उनके पीछे दौड़ा। पापा बस वहां सीट पर बैठे हमें देखते रहे। माँ टॉयलेट में घुस गई थीं, दरवाजा भी बंद कर लिया था। अंदर से उनकी उल्टियों की आवाज आ रही थी।
मैंने 2 बार दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन वो बाहर नहीं आई, और जब बाहर आई तो उनका चेहरा लाल था, दर्द से या शर्म से, पता नहीं। वो बोगी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुझसे मुंह फेरे वो एक कदम और उस खुले हुए दरवाजे की तरफ खिसक गई। दरवाजे के बाहर लगे लोहे के रॉड को वो सख्ती से पकड़े हुए थी। माँ चलो ना, बैठ के बात करते हैं, नाराज मत हो प्लीज। दरवाजे से अंदर आती हवा के शोर में मेरी बातें दब सी गई थी। माँ न मुझे देख रही थी, न सुन रही थी, न समझ रही थी। जिस दीवार से मैं मन ही मन रोज टकराता था, जहां कोई मुझे नहीं समझता था, माँ भी ऐसी ही एक दीवार बनकर मेरे सामने खड़ी थी। माँ प्लीज, माँ कुछ तो बोलो। मेरी 30 साल की आवाज में उस 5 साल के बच्चे की गुहार मिली हुई थी, जिसकी माँ रूठ गई हूं। देबू, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? माँ ने अपने अंदर फैली मायूसी को शब्द दिए। एक सज्जन जो वहीं वॉश बेसिन पे मुंह धो रहे थे, वो किसी हादसे के लिए तैयार होकर हमें घूर रहे थे। 1-2 लोग और इकट्ठा हो गए। क्या बात है बहन जी वाले सवाल का जवाब माँ क्या देती? वो धीरे धीरे शांत हो गई। माँ को संभालते संभालते मैं पापा को लगभग भूल ही गया था। मैंने माँ से बिना नजरें हटाए कनखियों से पापा को देखा तो वो अब भी पत्थर से बने अपनी सीट पे बैठे थे। बगल की सीट वाला बच्चा उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा था, उनसे खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं रहे थे, मानो उनके हाथ, उनके पैर सुन्न पड़ गए हों। वो बस हमें देखे जा रहे थे, असहाय। मैं माँ का हाथ पकड़कर उनको खींचते हुए अपनी सीट की तरफ ले गया। कंपार्टमेंट में लोग हमको घूर रहे थे, 1-2 तो आपस में कानाफूसी भी कर रहे थे। सीट तक गया तो पापा चुप थे। अब तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था। माँ को मैंने उनकी सीट पे बिठाया तो पापा की खामोश गीली आंखें मुझ पे आ टिकी। मैंने हल्के से कहा, पापा। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। पेंट्री वाले ने बीच में आकर पूछा, हाँ जी सर, रात का खाना चाहिए होगा क्या? पापा खामोश रहे। उनकी चुप्पी से मुझे मेरे अंदर सिहरन हो रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, पापा कुछ तो कहिए, डांट लीजिए मुझे, चाहे तो मार भी लीजिए, पर चुप मत रहिए प्लीज। पापा तुरंत तो कुछ नहीं बोले, लेकिन करीब 1 मिनट बाद बोले, देव तुम मजाक कर रहे हो ना? उनकी आवाज मुझे जवाब में हाँ कहूं ये याचना कर रही थी, लेकिन मैंने उनका दिल तोड़ दिया। मैंने ना में सर हिला दिया। वो फपक के रो दिए और मैं भी उनके साथ ही रो पड़ा। बगल वाली सीट से उस बच्चे के पापा ने पूछा, सर सब ठीक तो है ना? वो बच्चा हमें आंखें फाड़ के देख रहा था। वो शायद हैरान था कि बड़े भी रोते हैं क्या? ट्रेन की स्पीड धीमी हो गई थी। मुझे अचानक होश आया कि हम नागपुर पहुंचने वाले थे, और यही वो जगह थी जहां मुझे अपने सबसे बड़े डर यानी अपनी बुआ का सामना करना था। बुआ बस एक औरत नहीं थी, बुआ पूरा समाज थी जो मुझसे जवाब मांगने वाली थी। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्या रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी वजूद का दूसरा हिस्सा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। देव अपने माँ पापा को जब ये बताता है कि उसे शादी और लड़कियों में कोई रुचि नहीं है क्योंकि वो गे है, तो उसके माँ बाप टूट जाते हैं। और अब बहुत जल्दी इस सफर में उसकी बुआ ट्रेन में चढ़ने वाली हैं, जिनसे सारा घर घबराता है। अपने वजूद की सच्चाई बता देने के बाद देव के परिवार में क्या होगा, जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का तीसरा हिस्सा, वजूद पार्ट 3।